नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे रंगबाजी की। और अब बात करते हैं रंगबाजी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के साथ इस जिलों में चुनावी रंजिश की आहट भी सुनाई देने लगी है। बांदा, सीतापुर समेत कई दूसरे क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूपी पुलिस की परेशानी पर भी चुनावी रंजिश को लेकर बल पड़ना शुरू हो गया है। होली पर रंग की खुमारी से पहले चुनावी रंजिश वाली रंगबाजी सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी अब उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है। होली की तैयारी पूरे प्रदेश में जारी है, लेकिन चुनाव की खुमारी लोगों के सिर पर अभी भी सवार है। चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनावी रंजिश की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं, जो सवाल पूछ रही हैं कि क्या यही है यूपी का लॉ एंड ऑर्डर। सीतापुर और बांदा से चुनावी रंजिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सीतापुर में चौथे चरण में चुनाव हुआ था, जहां अब वोट के लिए मारपीट की खबर सामने आई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में हार से नाराज सपा समर्थकों ने एक परिवार को जमकर पीटा। एक परिवार को सपा को वोट न देना महंगा पड़ा। गांव के ही दबंग कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर परिवार को बेरहमी से पीटा है, और जिसके बाद परिवार के घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बात बांदा की करें तो यहां सपा समर्थक के घर में घुसकर गांव के दबंग लोगों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कार्य करने की फरियाद लगाई है। सीधा बुलडोजर चलाते हैं इनके घरों में। ये हमारे दुश्मन है, दुश्मनों का मुंह काला कर देंगे, यहीं मिट्टी से मून देंगे बुलडोजर चलाकर इनके घरों में। तो ये लोग हमारे दुश्मन है, बस इसी तरह का काम कर रहे थे। इस तरह क्या कर रहे थे? हाँ, जिन्होंने साइकिल में वोट दिया है तो उनके घरों में हम बुलडोजर चला देंगे, और गाली दे रहे थे, अभद्रता वाली गाली दे रहे थे। ये कौन कह रहा था? ये पीयूष त्रिपाठी कह रहा था। चुनावी रंजिश की खबरों के बीच सूबे के अधिकारियों की एक सख्ती की तस्वीर उन्नाव से भी सामने आई, जहां एक पार्क में बच्चों के झूलों को सपा के रंग में रंगवाने वाले अधिकारी पर अब गाज गिर गई है। उन्नाव जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है। निराला पार्क में बच्चों के झूलने के लिए लगाए गए झूलों और ग्रिलों को सपा के रंगों में पेंट करवा दिया गया था, जो चुनाव से ठीक पहले शहर में चर्चा का विषय बन गया था। कई लोग इसे यूपी की सियासी हवा के बदलते रुख का इशारा करार दे रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बेकाबू हो रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी रंजिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हमने सीतापुर में तस्वीरों को देखा है, ये कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर एक और जब लगातार हमने देखा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बड़ी बड़ी बातें की गई और इसी के दम पर चुनाव तक जीत लिया गया। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है और उसके बाद में इस तरह की घटनाएं सामने आना काफी कुछ कहती है, क्योंकि जिस तरह से एक परिवार को सपा को वोट देना भारी पड़ जाता है, बीजेपी के कुछ दबंग समर्थक जाते हैं और वहां पर उनके घर पर बुलडोजर चला देने की बात करते हैं। बुलडोजर एक ऐसा शब्द था जिसने इस चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी और बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया। बुलडोजर बाबा की एंट्री भी हो गई, लेकिन अब उसी बुलडोजर को इस तरह से गलत तरह से इस्तेमाल करना बहुत कुछ कहता है। बांदा में हमने देखा जहां पर भाजपा समर्थकों की जो दबंगई है वो सामने आई है। तो लगातार हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। चुनावी खुमारी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन होली की खुमारी से ठीक पहले इस तरह से इन घटनाओं का सामने आना ये काफी कुछ कह रहा है, क्योंकि चुनाव भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाईचारे पर भारी चुनावी रंजिश, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सभी पार्टियों के, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, समर्थकों की ओर से कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। तो भाईचारे पर भारी है चुनावी रंजिश। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ये सीतापुर के इमलिया थाने की तस्वीरें, जहाँ पर घर में घुसकर जो है वो दबंगई की जाती है और
जिसके बाद परिवार जो है वो परेशान नजर आता है। मारपीट यहाँ पर महिलाओं के साथ में की गई, महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो चुके हैं। होली खुमारी से पहले बवाल भी शुरू हो चुका है। एक और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रशासन को अलर्ट करने की कोशिश लगातार की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर अब तो होली खुमारी से पहले बवाल की शुरुआत हो चुकी है। तो चुनाव खत्म हुआ, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी जारी है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, और ये तस्वीर आपको उन्नाव के एक निराला उद्यान के दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर चुनाव से पहले इन झूलों को सपाई रंग में रंगा गया था, लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं तब एक्शन लिया गया और वापस ये झूले अपने रंग में अब नजर आने लगे हैं। तो कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और इसी को लेकर सुबह बोलेगा में हम आज बात कर रहे हैं कि भाईचारे पर क्या चुनावी रंजिश भारी पड़ जाती है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी जो समर्थक हैं वो एक दूसरे पर इस तरह के हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। बांदा से भी इस तरह की खबर सामने आई और सीतापुर में भी हमने देखा, जहां पर सपा को वोट देना एक परिवार को भारी पड़ गया। और अभी आपने सुना कुछ महिलाओं को, जहां पर साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि जो समर्थक थे बीजेपी के, वो ये कह रहे थे कि घर पर बुलडोजर चढ़ा देंगे और गालियां देते हुए नजर आए। और ये उन्नाव की तस्वीरें जहां पर पहले सपाई रंग देने की कोशिश की गई, यानी लोगों को लगा कि सपाई माहौल जो है वो नजर आया, लेकिन अब जब स्पष्टीकरण मांगा गया, सही जवाब नहीं मिला, तब यहां पर एक्शन लिया गया और वापस से इन झूलों को अपने पुराने रंग में लाया गया है। तो होली की खुमारी से पहले बवाल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से अब जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव खत्म, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी जारी है। तो भाईचारे पर चुनावी रंजिश भारी नजर आ रही है। और इन महिलाओं के साथ में आप देखिए यहाँ पर मारपीट की गई थी, घर में कर दबंगों ने इनके साथ मारपीट की थी। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। और जहां मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और बेहतर बनाया जाए, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें जब कार्यकर्ताओं की ओर से इनको अंजाम दिया जाता है, तब इन सारे दावों की पोल, इन सारे कामों की पोल खुलकर स्पष्ट हो जाती है और सामने आ जाती है। तो सवाल यही कि क्या भाईचारे पर चुनावी रंजिश भारी नजर आ रही है? और चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनावी रंजिश अभी जारी है और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल बरकरार है। तो चुनाव खत्म, लेकिन चुनावी रंजिश शुरू। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, होली की खुमारी से पहले बवाल शुरू हो चुका है। होली के त्योहारों की बात करें तो हम देखते हैं कई जगहों पर हुड़दंग की खबरें भी सामने आती हैं। लोग कई जगहों पर जो है वो दबंगई और गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि एक और चुनाव खत्म होने के बाद भी चुनावी रंजिश को लेकर यहाँ पर इस तरह की दबंगई सामने आ रही है और दूसरी ओर होली इतने नजदीक आ गई है, उस दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, उनके पास चलते हैं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा में। सुधा जी, मेरा सवाल यही है कि आज हमने अपने दर्शकों को कुछ खबरें दिखाई जहां पर चाहे सपा हो या फिर भाजपा, दोनों ही पार्टियों के समर्थकों की ओर से कुछ ऐसी घटनाएं की जाती हैं, कुछ इस तरह की वारदातें सामने आती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाता है। क्या कहना है ऐसे में आपका? जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, गरिमा वाजपेयी। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं चुनाव के बाद, चुनाव के समय और चुनाव के पहले आपने देखा होगा जिस तरह की हम भाषा का आजकल प्रयोग करने लगे हैं, जिस शुचिता की हम बात करते थे राजनीतिक रूप से, क्योंकि हम एक देश की उस लोकतंत्र की बात करते हैं जो पूरे विश्व में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने जब शुरुआत हुई हमारे
चुनाव की। तो जिस तरह से प्रथम चरण में भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था, हाँ। मुख्यमंत्री वो संवैधानिक पद होता है जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, वो अपने प्रदेश को बिलोंग करता है। वहां से जिस भाषा को लेके व्यवहार शुरू हुआ, जहां से गर्मी चर्बी इस तरह के शब्दों के प्रयोग, जो कि हम लोग जो सड़क पे लोग घूमते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको समाज में उस जगह पे रखा भी नहीं जाता है, हाँ। जो समाज के एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब हम उस भाषा को राजनीति में ले आते हैं, तो हाँ। आप सोच सकते हो कि जो उस अपराधी मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सहारे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जब आप उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली दखल दिला रहे हो, आप चाहते हो कि ऐसी भाषा का प्रयोग हो। जब भाषा का प्रयोग होगा तो ऐसे लोग जरूर सक्रिय होंगे, और राजनीति में आने के बाद वो क्या करेंगे, जब वो सक्रिय होंगे, उनके पास दल और बल दोनों होगा, तो जाहिर सी बात है समाज की स्थितियां बिगड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें एक राजनीतिक जो कहते हैं ना कि आप एक बागडोर दी गई होती है देश को चलाने की, राज्य को चलाने की, शहर को चलाने की, उसमें आप सबको धता बता के ऐसे मनोवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है सामाजिक रूप से विकृतियां आनी ही आनी है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर लीडरशिप ही इस तरह के काम करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो समर्थकों में जो रौब झाड़ने वाली चीज है वो जरूर आएगी। ठीक है, लेकिन सुधा जी, एक और बड़ी बात, जब चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव से पहले जब बयानबाजी लगातार जारी थी, रैलियों के माध्यम से लगातार नेताओं का संबोधन होता था, उस दौरान हमने देखा कई पार्टियों की ओर से बयानबाजी की गई। हालांकि कांग्रेस को वो मुख्य मुकाबले में नहीं गिन रहे थे। इस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर ही बड़ी बड़ी बातें, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, करते थे, जिसमें कई तरह की गर्मी निकाल देंगे, गर्मी ठंडी कर देंगे और ठोक दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे बयान हैं जो सामने आए थे। आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि अब बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगे? क्योंकि समाजवादियों को गुंडागर्दी से लगातार बीजेपी घेरी आई है, अब उसी तरह की घटनाएं, उसी तरह की हरकतें उनके भी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? जब समर्थक की आप बात करें गर्मा जी, तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। मान लीजिए हम दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ ऑडियंस जो हमें सुन रही है, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ऐसे वर्ग को जो चीजों को बेहतर और सही रूप में प्रकट कर रहा है। आपकी शब्दावली कैसी होगी, आप को किस तरह प्रकट करना चाहती हैं, आपकी जो भाषा होगी, आपको सुनने वाले कहीं ना कहीं आपकी भाषा से प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे। ये बात बहुत समझने की जरूरत है। जब हम किसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब हम लोगों के आगे होते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, जब हम भीड़ के आगे, भीड़ के साथ, भीड़ को लेके चल रहे होते हैं, और वो भीड़ ऐसी है, उसमें हर तरह के लोग होंगे, पढ़े लिखे, निरक्षर, साक्षर, नौकरी पेशा, या फिर खेतीहर, किसान, मजदूर, कोई भी हो सकता है उसमें। हाँ। आप उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करें जो पूरे सामाजिक ताने बाने को लेके चलता है। तो आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है। जैसे गर्मा जी, मैं आपकी बात करूं, हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, हमें देखने वाले कहीं ना कहीं उन बातों से प्रेरणा लेने वाले हैं। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, हम समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं उसको हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये जो आए दिन कुछ न कुछ वारदातें होती हैं, वो किसी भी पार्टी के सदस्य के द्वारा की जाए, किसी भी समर्थक के द्वारा की जाए, इससे हानि समाज की होती है। हम सामाजिक विद्वेष फैला रहे हैं, सामाजिक रूप से हम चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमारी मंशा ना हो, आप नहीं चाहती हो, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे किए गए भाषा के प्रयोग से, हमारे किए गए व्यवहार से जो लोग समर्थित हैं, जो हमारी बात को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे एक नया गढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी भाषा का जो है वो चयन सोच समझकर करना चाहिए, शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वो एक आपकी एक लंबी फैन फॉलोइंग है, आपके समर्थक हैं, इस वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका ये कहना है। लेकिन सुधा जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि आज हमने अभी एक बाइट अपने दर्शकों को सुनाई, जहां पर एक महिला कह रही थी कि बीजेपी के समर्थक कह रहे थे कि आपके घर पर बुलडोजर चढ़ा देंगे, मिट्टी डलवा देंगे आपके घर पर। बुलडोजर शब्द ने खूब सारी सुर्खियां बटोरी हैं, बुलडोजर बाबा नाम दे दिया गया है। क्या लगता है, अब इस तरह का क्या बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर चलाने के लिए बना था, या फिर अब ये बुलडोजर उनके समर्थक किसी पर भी चला देंगे गुंडागर्दी में? जब तक बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने के लिए था, तब तक तो बुलडोजर था। हाँ। लेकिन जब आप बुलडोजर को एक रूढ़ के रूप में प्रयोग करने लगेंगे, लेकिन रूढ़ियां आपके अनुसार नहीं, समाज में हर शब्द का मायने व्यक्ति जब अपने हिसाब से निकालने लगे, आप कहे हो 80 और 20, फिर आप डिफाइन करते हो कि 80-20 का मायने ये था, तो आप जानते हो कि रूढ़ शब्द आप देते हो, लेकिन उसके मायने लोग गढ़ते हैं।
उसके अर्थ को आपके अनुसार नहीं लिया जाएगा। बुलडोजर कह के माना आपने अपराधियों को खत्म करने की कोशिश की, बुलडोजर का अर्थ होता है अतिक्रमण को हटाने वाला। लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बुलडोजर बाबा के द्वारा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कार्य उनका बस वही है या समाज में समानता के साथ बुलडोजर चलाया जाए। ये नहीं कि दो तरफ दुकानें हैं, मैं जाऊं बुलडोजर लेके और एक दुकान मेरी है मैं छोड़ दूं बीच में, और 3 दुकानें मेरे विद्रोही की हैं, मेरा उनसे बनता नहीं है तो मैं उनकी तोड़ दूं। ठीक है, देखिए ये बात तो लगातार चुनाव के पहले सभी पार्टियां कह रही थी, आपकी पार्टी भी कह रही थी कि बुलडोजर सिर्फ जिन पर चलाना चाहिए उनको उन पर ही चल रहा है, जिनको वो चाहते हैं, सब पर नहीं चल रहा है ठीक तरह से कार्रवाई। ड्राइवर आपका अपना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी ड्राइवर अपना है, जहां चाहेंगे वहीं पर बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन सुधा जी एक और सवाल है, क्योंकि होली बेहद नजदीक है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम देखते हैं कई जगहों पर हुड़दंग की खबरें सामने आती हैं, लोग नशे में धुत होकर कई तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में होली में जब खुद लॉ एंड, और खासतौर पर इस बार होली के दिन ही शब बारात का त्योहार भी है, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करेंगे? एक और चुनाव खत्म हो गया, चुनावी रंजिश अभी भी बरकरार है, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, होली इतने नजदीक है, कैसे आखिर मेंटेन किया जाएगा इन सारी चीजों को? देखिए इस समय तो जाहिर सी बात है सरकार का ये सबसे बड़ा पुनीत कर्तव्य मैं बोलूंगी, हाँ। ये उनका दायित्व है, पुनीत दायित्व है, हाँ। कि समाज में जिस तरह से लोग एकरस होकर रहते हैं, हमें नहीं लगता कि अगर मैं नेता और राजनीति की बात करता हूँ तो समाज में विखंडन आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक रूप से आप देखते हो वो विद्वेष कहीं दिखता नहीं है, वो विद्वेष कहाँ दिखता है? जहाँ पे समर्थक होते हैं, हाँ। जहाँ राजनीति की बात की जाती है तो यहाँ पे सरकारों को बहुत संवेदनशीलता से कि दोनों वर्गों का जो त्योहार है वो कैसे दोनों को किसी और पे भारी न पड़े, इसका खास ध्यान रखने के लिए जिस लॉ एंड ऑर्डर के लोग बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा सरकार में 5 साल में ये किया वो किया, अब उसी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है कि जब त्योहार हो दोनों वर्गों का तो एक के साथ नाइंसाफी ना हो और दूसरे के साथ कहीं पे आप कुछ ज्यादा न जाओ। ये ध्यान रखना सरकार की सबसे बड़ी इस समय है, क्योंकि आप खुशी में कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो चीजें क्या हो सकती है उसको भूल जाते हैं, तो इस समय तो बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, यानी ऐसे वक्त में ध्यान रखने की जरूरत है, तभी हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। गौरव महेश्वरी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। गौरव जी आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, आज हमने अपने दर्शकों को एक खबर दिखाई जहां पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो सपा को जिन्होंने वोट दिया है उनके परिवार पर जाकर इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए कि हम आप पर आपके घर पर बुलडोजर चला देंगे। तो भाई बुलडोजर किस लिए बना था? देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी का समर्थक या पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस टाइप का काम करता है, अगर आप ऐसी कोई न्यूज बता रही हैं, मेरे को अभी जानकारी हुई, अगर ऐसी न्यूज बता रही तो वो कतई पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बुलडोजर चला है तो सिर्फ माफियाओं के ऊपर चला है, और जिस तरीके से मैं तो देख रहा हूँ कि आज आपने वो भी सुना होगा कि किस तरीके से एक सपा का कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता को धमकाता है, और जो हमारे देवरिया से विधायक अभी जीते हैं शलमणि त्रिपाठी जी, वो फोन करते हैं प्रशासन को कार्रवाई के लिए। तो अगर ये किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा का हो, अगर वो जाके सपा वाले के घर पे बोलता है, सपा वाला भाजपा वाले को बोलता है, ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके की भाषा अखिलेश यादव जी ने अपने चुनाव में इस्तेमाल किया, पुलिस और भरे मंच से अगर मुख्तार अंसारी का बेटा कहता है कि सरकार आ जाएगी तो पहले 6 महीने बैठा के हिसाब करेंगे, तो ये कहीं से भी कोई किसी पार्टी का आदमी हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इस तरीके का व्यवहार कतई एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन गौरव जी भाषा की बात तो कम से कम अगर हम कर रहे हैं तो हमने देखा है भाषा की, मैं क्या कहूं, आप सब ने देखा है किस तरह के बयानों की शुरुआत किस ओर से हुई थी, तो भाषा पर तो लगाम लगाना चाहिए था ना। बुलडोजर शब्द इजाद कहां से हुआ और आज उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, भाषा में फर्क तब आता है जब भाषा में अगर आप पुलिस कहते हो, और भाषा में फर्क तब आता है जब आपका एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी धमकी देता है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का जाके कार्यकर्ता सपा के कार्यकर्ता नहीं, हम उसको नहीं भूलते, क्या बात कर रहे हैं आप गौरव जी? मैंने आज इसी रिपोर्ट में 2 खबरें दिखाई जिसमें भाजपा ने सपा को कहा और सपा ने भाजपा को कहा। तो मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि सपा वाले कम से कम एक्सेप्ट तो करें कि हमारे यहाँ से गलती हो रही है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ का कोई कार्यकर्ता करता है, पार्टी का कतई स्टैंड नहीं है, पार्टी बिल्कुल साथ नहीं है, पार्टी अगेंस्ट है इसके। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता आगे आके कहता हो कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे ने स्टेज से बोला वो गलत था, या जो कार्यकर्ता उनका धमकी दे रहे हैं? ठीक है, उनकी भी प्रतिक्रिया गौरव जी, उनकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। लेकिन अब आप ये बताइए कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे में कैसे मेंटेन करेंगे? चुनाव के दौरान पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लेकिन चुनावी रंजिश की खबरें अभी भी लगातार आ रही हैं। कई जगहों पर इस तरह से लोग, अब जब जीत मिल गई है तो भाजपा के समर्थक उत्साहित हैं
और सपा के समर्थकों पर ताने कस रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो कभी कभी छोटी छोटी कहासुनी बहुत बड़े विवाद का रूप ले लेती है। मैंने आपसे कहा कि किसी भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, अगर वो या पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये कहता हूं जिम्मेदारी से कि हमारे यहाँ ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहीं पे अगर दूसरी पार्टी का नेता जो है वो भी जिम्मेदारी से आकर कहे कि जो हमारे कार्यकर्ता द्वारा किया गया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मिलजुल कर ही आगे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। ठीक है। देखिए, कह देने मात्र से कुछ नहीं होता। मैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रही हूँ। ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी कि किस तरह का एक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार लेने वाली है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं ये चिंता का विषय है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रंगबाजी को लेकर, क्योंकि रंगबाजी से जुड़ी भी एक खबर सामने आई है। जी हां, एक और जहां सीतापुर बांदा में समर्थकों की ओर से रंगबाजी की गई है, तो वहीं एक जगह पर रंग को बदल कर भी रंगबाजी करने की कोशिश की गई और वो है उन्नाव। इसी को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। गौरव जी हैं, शशि प्रताप सिंह जी अभी भी जुड़े हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, और सुधा मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शशि प्रताप जी के पास चलते हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। शशि जी, आप बताइए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस बार आप सपा के साथ में थे और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कई जगहों पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं। गुंडागर्दी शब्द को लेकर वैसे ही वो घेरे जाते रहे हैं और अभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आना क्या कुछ है आखिर इसका मतलब? देखिए, नमस्कार जी। जो सपा के लोग गुंडई पर उतारू हो गए हैं, जो आप कह रही हैं, किसी के कपार पर नहीं लिखा हुआ है और किसी के गर्दन में दफ्ती नहीं लगा हुआ है कि ये समाजवादी पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। माहौल तो यह बनाया जा रहा है कि कोई भी कहीं गुंडागर्दी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। हाँ। तो अब समाजवादी पार्टी का नाम दे दीजिए इनको। नहीं, ऐसा नहीं है। साफ तौर पर एक खबर सामने आई है जहां पर सपा को वोट ना देना है, एक परिवार को भारी पड़ गया। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है, महिलाओं को मारा पीटा है, वो महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं आज। देखिए, अब तो चुनाव समाजवादी पार्टी और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी हम तो कहेंगे हारी नहीं है। 47 सीट सपा थी और 125 तक पहुंच गए हम लोग, तो हम लोग भी चुनाव जीते हुए हैं। अब कोई किसी के घर में व्यक्तिगत दुश्मनी से झगड़ा कर ले, मार कर ले, तो उसको राजनीतिक रंग देना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम रहा है। अच्छा, ठीक है। यानी आप सिरे से नकार रहे हैं कि वो जो जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन समर्थकों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया वो आपकी पार्टी के समर्थक नहीं है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पार्टी के हो या हमारे गठबंधन के कोई भी लोग, हाँ, हम लोग जिस लड़ाई को चुनाव में लेके आगे बढ़े थे, शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर और बहुत सी चीजें थी, जातिवाद जनगणना के सवाल पर, हाँ, और फ्री इलाज के सवाल पर, इस बात को हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाई। जनता ने मुझे बहुमत नहीं दिया, लेकिन जनता ने मुझे जिताया।
और हमारे लोग तो खुद अभी इस गम में हैं कि हम कैसे चुनाव हार गए, कहाँ हमारी गलती हुई। हम लोग गांव वाइज समीक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग झगड़ा करने के लिए थोड़े निकले हैं अभी कि हम ठीक झगड़ा है, यानी करेंगे, कोई यानी वोट आप नहीं इस देगा तरह तो। की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है शशि जी, जी आपके पास नहीं, वापस आएंगे। जी। ठीक है, आपके जी। पास वापस लौटेंगे। गौरव जी, एक खबर उन्नाव से भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, जहां पर एक पार्क के झूलों के रंगों को जो है वो बदल दिया जाता है। चुनाव से पहले ही उनको हरा और लाल कर दिया जाता है, यानी सफाई रंग देने की कोशिश होती है। लेकिन अब जब बाबा जी वापस आ गए बहुमत के साथ में, तो अब फिर से झूले अपने रंग में, जो कि पीला, हरा और लाल था, उसमें कर दिए जाते हैं। एक्शन हुआ, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों है? क्यों ये रंगबाजी जारी है? देखिए, कोई नई बात नहीं है। आपने सुना होगा ना कैसे इनकी पार्टी का एक जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष, ये कहता है कि मुसलमानों के पेशाब से मैं चिराग जलवा दूंगा। और किस तरीके से हमने देखा है कि इनका प्रत्याशी कहता है कि हमारी सरकार आने दो, तो क्या कहते हैं, एक एक हिंदुओं से चुनकर बदला लिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने स्टेज से कहा, वो तो कहीं झूठ नहीं है। सबने सुना ना स्टेज पे उसने क्या बोला। उसने कहा कि 6 महीने पहले हिसाब किताब होगा। मतलब आप ये बताना चाहते हो धमकी देकर कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 6 महीने हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चुन चुनकर बदला लेंगे, उसके बाद आगे सरकार चलाएंगे। पूर्व में यही काम ये लोग करते आए हैं। अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा करते आए हैं। AK-47 बंदूक लेकर जिप्सी में एक मऊ जैसे शहर के अंदर हमने खुलेआम दंगे देखे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि रंगों की राजनीति तो उत्तर प्रदेश की जनता त्याग चुकी है। 2014 हो गया, 2017 हो गया, 2019 हो गया और इस बार 2022 हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जात पात, धर्म और रंग को छोड़कर जिन तक योजनाएं पहुंची थी, उन लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देके दिखाया है। और उसमें हिंदू भी था, उसमें मुसलमान भी था, उसमें अगड़ा भी था, पिछड़ा भी था। और मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का, हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाकर इस तरीके का काम करेगा तो हमारी पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये लोग तो अपनी पार्टी में अगर कोई इनका कार्यकर्ता करता है, सीधे सीधे डिनाई कर दे रहे हैं। ठीक है गौरव जी, हम यही चाहते हैं कि आप उस कार्यकर्ता को सिर्फ एक्सेप्ट ना करें, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे जरूरी है जनता के लिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। जी गौरव जी, आपके पास वापस लौटेंगे और अब वापस इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आप सवाल जो है वो यही उठ रहा है कि होली की खुमारी से पहले ही ये जो बवाल शुरू हो चुका है, आखिर कब रुकेगा? क्योंकि चुनाव खत्म, लेकिन चुनावी रंजिश जो वो शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप सब कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद सुबह बोलेगा में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247, एनीवेयर एनी टाइम, 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं रंगबाजी को लेकर। हमारे साथ में मेहमान बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। गौरव जी, अभी आप कह रहे थे कि आप जो है वो बिल्कुल एक्शन लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे में कैसे मेंटेन करेंगे? गौरव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
सुबह बोलेगा यार, है तो ठीक है। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, उनके पास चलते हैं। सुधा जी, आप बताइए, अभी आपने सुना सपा की ओर से हमारे साथ में नहीं थे, लेकिन सपा से गठबंधन हुआ है, सुभाषपा के प्रवक्ता थे शशि प्रताप सिंह जी, उनकी ओर से ये कहा गया कि देखिए इल्जाम जो है वो लगा दिया जाता है, समर्थक होते नहीं है लेकिन इल्जाम लगा दिया जाता है। अभी गौरव जी को भी आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे आप? जी गरिमा जी, दोनों लोगों ने बहुत ही चतुराई से अपनी अपनी बात को, एक ही बात को दो तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, हम रंग की राजनीति नहीं करते हैं। दोनों बातों के विरोधाभास को आपने बहुत अच्छे से महसूस भी किया होगा कि अगर किसी पार्टी के लोगों ने कलर बदला था तो आपको भी बदलने की जरूरत नहीं थी, आप नहीं करते हो। तो जो आपने पार की बात की थी कि उन्नाव में ऐसा हुआ, अगर ये रंग की राजनीति नहीं करते तो उनको बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप संदेश देना चाहते हो जनता को। जनादेश जो आपको मिला है, आपने उसको बता रहे हैं आप कि आप नहीं करते हैं, लेकिन उसका उलट आप कार्य करते हैं। जब मैं बात करती हूँ कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात लोग करते हैं तो लोग कहते हैं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन कितना रखा जा रहा है इस पे कोई बात नहीं करता है। मैं हमेशा बात करती हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, अगर समाज में विद्वेष के लोग फैलाने उग्रता हो रही है तो सारे पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए। ये गलतियां हो रही हैं, कौन कर रहा है सबको पता होता है, लेकिन स्वीकार्यता हमारे राजनीति में रही नहीं गई है। एक सिरे से नकार देना, और कुछ लोग नहीं मारते हैं तो उसको कहते हैं नहीं देखा जाएगा। ना तो देखने की जरूरत है, ना नकारने की जरूरत है। जो लोग ऐसे हो उनको आपको दंड देना पड़ेगा समाज में बेहतर स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लगाने के लिए। आप इसे नकार नहीं सकते हो कि ऐसा हो नहीं रहा है। आप लांछन लगा दो, किसी ने कुछ पे ऐसा कर दिया होगा, लेकिन कब तक कोई करेगा? आप जानते हैं कि समर्थकों में ये मारपीट होती है। अभी आपने बदायूं में देखा था कि वहां पे तो पूरा बकायदा खेत को लेके एक पेपर पे लिख के दिया गया था कि हम ये कर देंगे, 1 साल के लिए जीतेंगे तो ये कर देंगे। मतलब समर्थक ये कार्य करते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि समर्थकों के बीच में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे, वो चीज आगे ना बढ़े। अभी नहीं कि हम कहेंगे हमारे लोग है ही नहीं, कोई और होंगे, या हम कहते कि नहीं हम करेंगे। ठीक है, यानी एक्शन जो है वो लेना होगा, उसके बाद ही पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो पाएगा। अबरार अली हमारे साथ में, हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ के। अबरार, सीतापुर से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं घायल हुई थी, क्या अब तक कोई अपडेट सामने आया है, क्या स्थिति है उनकी? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का मामला था, जहां पर आरोप ये लग रहा था कि ये जो है चुनाव में वोट नहीं दिया, जिसके चलते समर्थकों ने इनको पीटा है समाजवादी के। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना इस समय जो चुनाव के बाद बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व ही थाना सदरपुर क्षेत्र पड़ता है, वहां पर 1 दर्जन लोग घायल हुए थे, एक परिवार के एक बुजुर्ग की हत्या भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी मामले के लेकर बताया जा रहा था कि चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल होते, एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई थी। तो उसके बाद आज सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का मामला आया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला आया है, वहां पर भी ये घटना आई है कि महिलाओं ने आरोप लगाया कि घर में घुसकर इसलिए पीटा गया कि चुनावी रंजिश को लेकर कहा गया कि इसमें आपने वोट नहीं दिया, जिसके चलते ये पार्टी नहीं जीती, और इसी को लेकर मारपीट की गई। जो पुलिस मामला ये जानकारी चाहती है तो उसे की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था इस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और उसके पहले जो सदरपुर की हुई थी उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर का बात की जा रही वो चरमराता नजर आ रहा है चुनाव के बाद। जी ठीक है, गौरव जी क्या कुछ कहेंगे? अभी सुना आपने, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चरमराता हुआ नजर आ रहा है, कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, अभी तो क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है और कुछ ही दिन हुए हैं कि ये लोग चुनाव हारे हैं, उसके बाद अपनी खींच उन लोगों पर निकाल ले जिसने बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखते हुए नहीं, लेकिन गौरव जी रोकूंगी। एक मिनट में बात पूरी हो जानी चाहिए। एक बुजुर्ग की घर में हत्या कर देना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और उसके बाद आप चुनावी रंजिश निकालने की कोशिश कर रहे हो, घुसकर घर में मारपीट कर रहे हो, उसके बाद आप बैठकर यहाँ पे नकार दो कि नहीं वो हमारे लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई वोटर है जिसने वोट दिया है, तो क्या आप इतने बेवकूफ हैं हम लोग डिबेट पर बैठे हुए लोग कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाकर ही उनको मार देंगे जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया है? तो ऐसे में बड़े मन से पार्टी की बात नहीं हो रही, जनता की गौरव बात हो रही है। गौरव जी सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी के क्या करें, क्या आप उसी राह पर अब चलेंगे? मैं उनसे जवाब ले रही हूँ ना, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले रही हूँ ना। अभी हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, सुभाषपा के, उनसे भी हम ले रही हूँ क्योंकि वो गठबंधन में है। आप अपना बताइए ना गौरव जी, आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के लोग हारे हैं तो इसलिए बौखलाहट इनकी नजर आ रही है, आपकी पार्टी के लोग जीते तो उनकी रंगबाजी भी तो नजर आ रही है। कोई बौखलाहट नहीं है, हम लोग गाँव समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ से हम लोग कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कमी हुई है, हम अपनी बात नहीं पहुँचा पाए। नहीं है करना
लेकिन नहीं तो ये कह देने भर से थोड़ी ना होता है। वो महिलाएं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनका क्या होगा? शशि प्रताप जी आप शांत रहिए, आपके पास आएंगे। गौरव जी की भी प्रतिक्रिया जानते हैं। गौरव जी, ये कह देने से कि ठीक है हम नहीं एक्सेप्ट करते इस तरह की चीजों को, हम नकारते, लेकिन इतना काफी नहीं है ना। आपकी पार्टी के बड़े नाम के साथ ही तो ये चीज आगे बढ़ी, तभी तो आपके कार्यकर्ताओं ने रंगबाजी दिखाई ना वहां पर। नहीं, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई कार्यकर्ता है तो हम आगे आकर जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये हमारे अलाउड नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना होती है उस पर रोक लगाने का पूरा काम किया जाएगा। लेकिन बदले में अगर पार्टी के काम किया जाएगा, छोड़िए, काम करिए, इसकी जरूरत है। एग्जैक्टली, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। पहले भी करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में हिंसा कहीं पे नहीं होने देंगे, इनके हारने की खींच को कहीं पे भी लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। हाँ, लेकिन रंगबाजी पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं उन्नाव में जिस तरह से झूलों के रंग जो है वो बदले गए और चुनाव जीतने के बाद ठीक वो वापस उसी रंग में लौट जाते हैं। तो एक्शन चुनाव के ठीक बाद ही क्यों? अगर आप सपा पर उंगली उठाते हैं तो आप भी देखिए ना कि आपकी पार्टी के जो कार्यक्रम वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बदलने का काम नहीं किया, ये चुनाव के दौरान रंग बदलने का काम इन लोगों ने किया और उसको करेक्शन करने का काम किया जा रहा है। गौरव जी, उन्होंने गलत किया, गलत का कार्य गलत, यही तो मैं कह रही हूँ। अब बीजेपी भी समाजवादी पार्टी की राह पर ही चलने वाली है क्या? उसको वापस रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो रंग बदलने का काम और ये जो एक संदेश उल्टा सीधा देने का काम किया जा रहा था? ऐसी क्या जरूरत आ गई थी समाजवादी पार्टी के लोगों को कि इन्होंने ये काम गलत करना चीज चालू था, किया? लेकिन गलत चीज का उत्तर गलत नहीं होता है। समाज ठीक है सुधा जी आपके पास वापस लौटेंगे। सुधा जी आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां पर सिर्फ जीते हुए विधायकों को ही जगह दिए जाने की बात सूत्रों के हवाले से दिल्ली से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी हारे प्रत्याशियों को नहीं बनाएगी मंत्री। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी हाईकमान ने यह बड़ा फैसला लिया है और जिसके बाद कई लोगों के जो नाम हैं वो कट सकते हैं। चुनाव हारे विधायक नहीं बनेंगे मंत्री, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कुछ बड़े लोग, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे, यानी अब ये साफ हो रहा है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां बीजेपी हारे प्रत्याशियों को मंत्री नहीं बनाएगी। अगर बात कर लें, अगर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो कई ऐसे नाम है, केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा नाम, और बताया जा रहा है कि अब सिर्फ जीते विधायकों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर, गोल्डन बाबा के नाम से ख्यात मनोज सेंगर लापता हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, गोल्डन बाबा के नाम से विख्यात मनोज सेंगर फिलहाल लापता, संदिग्ध हालत में लापता हुए गोल्डन बाबा। तो संदिग्ध हालत में गोल्डन बाबा लापता हुए मोजानंद के नाम से भी पहचाने जाते हैं मनोज सेंगर, और अब लापता बताए जा रहे हैं। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 1.25 किलो सोना पहनने से चर्चा में रहते हैं मनोजानंद। तो अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर काकादेव स्थित आवास पर पुलिस पहुंची और अब पड़ताल कर रही है। कानपुर से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एससीपी समेत काकादेव पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोने के लालच में अपहरण की जताई जा रही है आशंका। तो सोने के लालच में अपहरण की आशंका जताई जा रही है और गोल्डन बाबा के नाम से विख्यात मनोज सेंगर लापता है। कानपुर से यह बड़ी खबर, जहां संदिग्ध हालत में लापता हुए गोल्डन बाबा। तो कानपुर से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 1.25 किलो पहनने से चर्चा में रहते हैं मनोजानंद और अब लापता बताए जा रहे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अनहोनी की आशंका के चलते सूचना दे दी गई। काकादेव स्थित आवास पर पहुंची पुलिस कर रही है पड़ताल।
सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीपी समेत काकादेव पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोने के लालच में अपहरण की आशंका जो है वो लगातार जताई जा रही है, क्योंकि सोना यहां पर पहनते हैं गोल्डन बाबा और गोल्डन बाबा के नाम से विख्यात हैं मनोज सिंगर, फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। काफी सोना पहनने के लिए विख्यात हैं, संदिग्ध हालत में लापता हुए हैं गोल्डन बाबा। मनोजानंद के नाम से भी पहचाने जाते हैं मनोज सिंगर। और इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ कानपुर से। सुनील जी, 1.25 किलो सोना पहनने से जाने जाते हैं और फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस की जांच कहां तक आगे पहुंची? सुनील जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सुनील जी, फिलहाल क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर गोल्डन बाबा कहाँ हैं? सुबह करीब 5 बजे, जैसा कि इनकी रोज डेली की टहलने की प्रक्रिया थी, उसी तहत आज सुबह टहलने के लिए निकले थे। और माना जा रहा है कि टहलने के दौरान कहीं न कहीं तो परिवार वालों ने एक अनहोनी की आशंका जताई है। उनको कहना है कि जो सुबह 5 बजे जाते तो करीब 6 से 7 बजे करीब वापस लौट आते थे, लेकिन आज जब वो सुबह 5 बजे निकले हैं उसके बाद तो वो वापस लौटे। और बड़ी बात यह है कि जो उनका मोबाइल है वो घर में ही रखा हुआ है, क्योंकि इतना सारा सोना पहने रहते थे। उनके जो घर के लोग हैं, या जितना हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि मीडिया में काफी सुर्खियों पर रहे हैं, तो इसलिए जानते हैं कि लगभग 1.25 किलो सोना वो हर समय पहने रहते थे। और मनोज सिंगर का खुद कहना रहता था कि अगर हम 1.25 किलो सोना पहनकर नहीं सोने तो हमको नींद नहीं आती है। ये कारण था कि वो जिस तरीके से सोते थे उसको उठने के बाद तत्काल वो टहलने के निकल जाते थे, क्योंकि एक बार पहली एक घटना हो चुकी, करीब 2 साल पहले भी उनका अपहरण का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ लोगों को नजीराबाद पुलिस ने जेल भेजा था। लेकिन एक बार जब आज वो सुबह 5 बजे से लापता हुए हैं और उसके बाद से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस तो परिवार के लोगों ने फिलहाल पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उनके कुछ लोगों से जो संपर्क हैं उन लोगों से बातचीत कर रही है। फिलहाल अभी तक उनके बारे में कुछ भी सुराग नहीं लगा है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो किसी अनहोनी की आशंका को लेकर के काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुनील जी, क्या अब तक परिवार की ओर से कोई नाम लिया गया है कि किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर सिर्फ सोना बहुत ज्यादा पहनते हैं, इसको लेकर भी क्योंकि कुछ बातें क्या परिवार की ओर से कही गई? देखिए, अभी तो परिवार के लोगों का यही कहना है कि वो जिस तरीके से टहलने जाते थे उसी तरीके आज भी टहलने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक लापता हो जाना वो कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी की ओर अनहोनी की आशंका बयां कर रहा है। इसी को लेकर के फिलहाल परिवार लोग भयभीत है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी के ऊपर भी किसी तरीके कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनका कहना है कि किसी से कोई भी विवाद नहीं था, कभी उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। और यही कारण था कि वो लगातार वो अपने आप को इस तरीके से इतना सोना पहनने के बाद 1.25 किलो सोना पहनने के बाद भी खुलेआम वो घूमते थे, क्योंकि हाथ में वो जो एक कृष्ण भगवान की एक मूर्ति भी लिए रहते थे, जो भी सोने की होती थी, उसको लेकर के वो जो मूर्ति है वो घर में ही रखी हुई है। और सिर्फ वो अकेले निकले थे घर से और उसके बाद से वापस नहीं लौटे हैं। फिलहाल इसी को लेकर के परिवार के लोग परेशान हैं। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो उनके संपर्क थे उन पर भी लगातार वो पड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद जो तमाम सारे जो आसपास के लोग थे उन लोगों को तभी सूचना पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 1.25 किलो सोना पहनने से चर्चा में रहते हैं मनोजानंद और फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि परिवार वाले परेशान नजर आ रहे हैं और अनहोनी की आशंका भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह बोलेगा में हम आज लगातार बात कर रहे हैं रंगबाजी को लेकर, जहां पर कई जगहों पर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं की रंगबाजी सामने आई है और इसी पर हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। गौरव जी हमारे साथ में हैं और शशि प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, और सुधा जी हैं। सुधा जी, हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे पर छीटाकाशी करते हुए, चाहे बीजेपी हो सपा हो, नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बात है वो पीछे होती हुई दिखाई दी। क्या लगता है आपको, क्या अब इन दोनों की इस बातचीत के बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे मेंटेन हो पाएगा? आपके पास आएंगे शशि जी, इसके बाद आपके पास ही आएंगे, आपकी राय जानेंगे। जी गरिमा जी, एक किसी बहुत मशहूर कवि की 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगी। आप उस बात से लॉ एंड ऑर्डर कैसे आएगा इसमें समझ जाएंगे कि 51% विधायक दागी हैं। ये संख्या जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि 51% विधायक दागी हैं, 40% दल बदलू यानी बागी है, सबका सत अभिनंदन बंदन है, जन जन आभारी है,
शत-प्रतिशत निधियों के व्यापारी हैं, समाज अपराध मुक्त होगा ही, ऐसा कह रहे अपराधी हैं, तो आप समझ सकती हैं कि जो अपराध मुक्त या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है उसमें कितने आंकड़े किसके हैं, ये बहुत मायने रखता है कि कौन कहां से कितना है और वो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकता है या करना चाहेगा या करना चाहिए। इनके शब्दों के मायने जब समाज में अलग अलग बन जाते हैं तो आप बहुत बेहतरी से जान सकती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कह देना और लागू करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब अपराधी ही उसमें ज्यादा होंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए करने चाह रहे हो? समाज के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, या आपकी पार्टी में भी जो लोग विधायक ऐसे लोग हैं उनके लिए भी? तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तो आपके पास भी ऐसे लोगों शशि की कमी प्रताप नहीं सिंह है जी कुछ जिनके कहना ऊपर- चाह रहे हैं। जी शशि प्रताप जी बताइए। मैं कहना ये चाह रहा था कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। और गौरव जी जो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में 5 साल से है, और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी अपनी कमजोरी है, न कि दूसरे को दोषारोपण करने से कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग ऐसे कर रहे हैं, बसपा के लोग ऐसे कर रहे हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके ऊपर, आपके हाथ में है, जिले से लेकर और दिल्ली तक सब कुछ आपके हाथ में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा था कि हमारे प्रदेश में एक भी गुंडे नहीं बचे हैं, जो भी गुंडे थे या तो प्रदेश छोड़ दिए या धरती छोड़ दिए, और जो बच गए थोड़ा बहुत उनका बुलडोजर चल गया। तो ये कहाँ से गुंडे आ गए फिर से, ये तो गौरव जी को बताना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर का मालिक गौरव जी खुद हैं, विगत 5 वर्षों से उनकी सरकार है, उनकी प्रशासन है, उनकी व्यवस्था सब कुछ है। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ रहा है और घर में घुस के लोगों को लोग मार रहे हैं और उसको ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ। अभी आपके न्यूज पे मैं देख रहा था कि 1 किलो सोना पढ़ने वाले बाबा जी गायब हो गए हैं। तो इनकी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इनकी पुलिस प्रशासन कहाँ है? इनका बुलडोजर कहाँ है? इनकी सारी व्यवस्था कहाँ है? और ये जब इनको डिबेट पर बैठाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के किसी पर भी डिबेट पर बैठाया जाएगा तो ये दूसरे पर मार देंगे। हारा हुआ व्यक्ति खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हार गई है, तो हारा हुआ व्यक्ति के अंदर ये कुवत ही नहीं होगी कि वो झगड़ा करने या मार करने और जो भी करने जाए, वो तो खुद हार गया नहीं, है। लेकिन गुस्सा तो निकाल सकते हैं ना, अभी देख रहे हैं आप इस तरह से नकार कैसे सकते हैं, खासतौर पर जब तस्वीरें सामने, दोनों ही पक्षों में लोग घायल हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो कहीं गए नहीं, कुछ किया ही नहीं। कम से कम जब लोग अस्पतालों में पड़े होकर इलाज करा रहे हैं तब तो ऐसी बातें मत कीजिए शशि जी। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सुबह बोला गया में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए। अब जो झगड़ों का जो रंजिश है चुनाव के वक्त जो हुई उस पर अब झगड़ा शुरू हो गया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टी की, जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। इस वक्त पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान बने हुए हैं। गौरव महेश्वरी हमारे साथ बने, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आप ही के पास आएंगे। कहां तक ये ठीक है, क्योंकि अब सरकार आपकी बहुमत के साथ बनने जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब शपथ लेंगे, तो सवाल तो ये उठेंगे ना कि बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है। नहीं, बीजेपी की सरकार में हो रहा है, लेकिन आपको ये भी तो समझने की जरूरत है कि जो एक पार्टी चुनाव हार गई है वो अपनी खींच उतार रही है। एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है वोट न देख लिए, उसके घर में घुसकर मारपीट कर ली जाती है, उसके बाद अस्पताल में जब लोग पड़े होते हैं तो कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये साजिश रच रही है और जानबूझकर आरोप लगा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जिस व्यक्ति ने वोट दिया है, जिस परिवार ने वोट दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके उसके साथ ये इंसाफ करेंगे? क्या उसको जाकर घर पे मारेंगे, हत्या कर देंगे? ये अगर ऐसी बात बोलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष मढ़ने का काम किया जा रहा है तो ये तो मैं समझता हूँ सारे लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं क्या हो रहा है। और रही बात कि किसी चुनाव के बाद अगर झगड़े होते हैं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ना कभी ये एक्सेप्ट किया ना कभी एक्सेप्ट करेंगे। कोई अगर ऐसा मामला आएगा भी कि हमारे यहाँ से कोई गलती होती है, हम तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। लेकिन तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है? कैसे करेंगे आप मेरे को बताइए ना, कि जो घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जा रही है कि तुमने वोट नहीं दिया है, और वो कह रहे हैं परिवार वाले कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है इसलिए हमको आके पीड़ित किया जा रहा है, हमको मारा धमकाया जा रहा है। तो आप कैसे मेरे को बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद जाकर वहां शशि प्रताप बने हुए, शशि प्रताप आपके पास आएंगे। जैसा कि गौरव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, हारा मैं बनारस में 2 सीट चुनाव लड़ा था, सुखदेव भारतीय समाज पार्टी, और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, अपना दल कबीरावादी पार्टी लड़ी थी। हम लोग चुनाव यहाँ हार गए। हारने के बाद हम लोग घर में ही चिंतन मंथन कर रहे हैं, नेताओं को बुलाकर अपनी बात समझ रहे हैं कहाँ से हमसे गलती हुई है। तो हम लोग तो खुद गम और निराशे में है। तो हम लोग के अंदर वो ऊर्जा कहाँ से आएगी कि हम लोग जाके मारपीट करेंगे? ऊर्जा तो उनके अंदर। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं हार की जो खीज होती है, हार की जो खीज होती है वो कहीं ना कहीं तो निकालनी होती है, नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। जिस दिन मतगणना हुआ 4 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी जीतने लगी, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डीजे लेकर और अपने विरोधियों के दरवाजे पर घंटे भर खड़ा होकर बजाया, फुल साउंड में बजाया, लेकिन कोई घर से निकलकर यह तक नहीं कहा कि भैया आप डीजे हमारे दरवाजे से हटाओ। सभी लोग सहमे हुए थे और वही लोग उस तरह का उत्पात किए हैं जो डीजे बजाकर रोड पर नाच रहे थे, गली गली नाच रहे थे, डीजे बजाकर गांव-गांव जा रहे थे। उन्हीं लोगों के द्वारा यह हो सकता है। लेकिन मैं कानपुर जो घटना घटी है या कहीं भी जो घटना घटी है, उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जो पक्ष में है जो विपक्ष में है, कि चुनाव को लेकर इस तरह का कोई गंदी कृत्य न करें। मेरी तो ये सोच है, हमारी पार्टी की ये सोच है, हम लोग ये काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, चुनाव है, हार जीत हो चुकी है, उस चीजों को भूल जाना चाहिए और रंजिश पाल कर कोई फायदा नहीं है। ये बात समझनी होगी, सभी को समझनी होगी। अबरार हमारे साथ बने हुए सीतापुर से। अबरार, इस वक्त सीतापुर के जो घटना हुई है, हालात क्या हैं? जी, हमसे पूछ रहे हैं अबरार। हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर दें। सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई हैं 2-3 दिनों में। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो सीतापुर के सदरपुर में जो सबसे पहले घटना शुरू हुई, जिसमें घर में घुसकर मारा गया और उसमें एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। जिसके बाद सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र में कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था,
जिसमें भी इसी बात को लेकर मारपीट की गई। आज भी एक इमरिया सुल्तानपुर क्षेत्र की ये महिला है जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये इसके परिवार का आरोप है कि यहाँ पर जो है वोट नहीं दिया था, इसलिए इसको घर में घुसकर महिला को पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही, तो चुनाव के बाद ही इसमें बाढ़ सी आ गई है। कहीं नहीं अबरार, जो महिला जो आरोप लगा रही वोट नहीं किया गया था, वोट किसको नहीं किया गया था? इनका कहना था कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका साफ तौर पर कहना था कि हाँ पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसके चलते इनको घर में घुसकर मारा था। क्योंकि इनका पहले से चुनावी रंजिश पहले भी चली आ रही थी। इनका कहना था कि ये प्रधानी के चुनाव में भी रंजिश चली आ रही थी, तब मारपीट नहीं हुई, लेकिन जब विधायकी का चुनाव हुआ तो इसमें जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसके चलते इनके साथ घर में घुसकर वोट ना करना इतना भारी पड़ गया कि उनको पीटा गया है। वक्त का अभाव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव जी आपका भी शुक्रिया, सुधा जी आपका भी शुक्रिया, शशि आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ अबरार भी बने हुए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। चुनाव हारे नेता नहीं बनेंगे मंत्री। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है, सिर्फ जीते विधायकों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। जो हार गए हैं वो कोई भी हो, चाहे वो मंत्री रहे हो, किसी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी हाई कमान ने यह बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। चुनाव हारे नेता नहीं बन पाएंगे मंत्री। तो कैबिनेट में वही शामिल होगा जो चुनाव जीत कर आया होगा। हारे हुए नेता हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। दिल्ली से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।